लगभग हम लाइव हो चुके हैं दादा। नमस्कार। आदित्य साहित्य साधना संस्था मंच के इस पटल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं कनकलता गौर आपका स्वागत करती हूँ और इस संस्था पटल के सभी पदाधिकारी आपको सुनने के लिए सभी समूह मित्र आतुर हैं। हम 5 मिनट लेट हो चुके हैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि माँ की अर्चना जो नियम बना है करते हुए मुझे 2 मिनट की मोहलत दें और मैं वापस फिर आपके साथ जुड़ती हूँ। स्वागत है माँ की वंदना के लिए आपका। आदित्य साहित्य साधना संस्थान की ओर से आयोजित इस एकल काव्य पाठ में हम संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर कनकलता गौर जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इसके साथ ही पटल पर जितने भी हमारे साहित्यकार बंधु भाई और बहन और साहित्य के अनुरागी जुड़े हुए हैं, उन सबको हम सादर प्रणाम निवेदित करते हैं। डॉक्टर कनकलता जी ने आज हमें सुअवसर प्रदान किया है साहित्य के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से जो अभिव्यक्ति है, हमारा लेखन है, उसे प्रस्तुत करने के लिए कहा है। इसके लिए हम उनके प्रति धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। माँ की वंदना है। बिना माँ के इस सृष्टि की कल्पना करना तक बेमानी है, उसका कोई अर्थ नहीं है। माँ सर्वोपरि है, चाहे वो धरती माँ हो, चाहे वो भारत माँ हो, और चाहे देवियों के रूप में माँ हो, चाहे जन्म देने वाली माँ हो, सब प्रणव में है और उन्हीं से ये संपूर्ण सृष्टि संचालित है। उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा विवेक जागृत है और हम साहित्य का सृजन माँ के आशीष से ही करते हैं। माँ क्या है? माँ शब्दातीत, वर्णातीत, प्रेमातीत, क्षेमातीत जो भी है वो माँ है। शब्दातीत, वर्णातीत, प्रेमातीत, क्षेमातीत जो भी है वो माँ है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर की भी जो माँ है वो हमारी माँ है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर की भी जो माँ है वो हमारी माँ है। कृति, अनुकृति, संस्कृति, प्रकृति, माँ तुम कहाँ नहीं? कृति, प्रकृति, अनुकृति, संस्कृति, संस्कृति, माँ तुम कहाँ नहीं हो? कुछ भी नहीं है माँ से परे। इन शब्दों के साथ हम माँ की वंदना करते हैं, आराधना करते हैं और उनके चरणों में हम प्रणाम निवेदित करते हैं। धन्यवाद। आप सब लोग जानते हैं कि कोई भी साहित्यिक अनुष्ठान होता है, कोई भी पारिवारिक या सामाजिक अनुष्ठान होता है, वो माँ की वंदना से ही प्रारंभ होता है। हमारे जो शुभारंभ के आधार हैं उनमें दो ही हैं, एक तो माँ और दूसरे भगवान गणपति। क्योंकि हम गण के रूप में हैं और उस ईश्वरीय सत्ता के ही गण हैं, तो गणपति की हम वंदना करते हैं, माँ की हम वंदना करते हैं। वो हमें जन्म देने वाली हैं और हमारे अंदर
विभिन्न प्रकार की जो छिपी हुई शक्तियां हैं उन्हें निहित करने वाली हैं और उनका समुचित विकास करने वाली है। इन शब्दों के साथ अम्मा की वंदना करते हैं। आदरणीय डॉक्टर कनकलता जी ने हमसे कहा है कि वो साहित्य के विषय में अपने जो विचार उसे भी वाणी दे और उसे भी बताए। हम तो ये बिल्कुल सुनिश्चित है कि साहित्य का अर्थ ही है कि लोगों के हित की साधना करना, लोगों के हित को साथ में लेकर के चलना, यही साहित्य। हमारी कविता हो अथवा अन्य साहित्यकारों की रचनाएं हो, गद्य में हो या पद्य में हो या साहित्य की किसी अन्य विधा में हो, चंपू शैली में हो, वो हित चिंतन ही करती हैं, हित साधना ही करती हैं। और हित साधना किसकी? प्रकृति के हित में हम लिखते हैं। ईश्वर ने जितनी कृतियां उपलब्ध कराई हैं, जो इस प्रकृति के ऊपर चाहे जलचर के रूप में, नवचर के रूप में, थलचर के रूप में, किसी भी तरीके से, उन सबके हित चिंतन का कार्य साहित्य का विषय है। हर एक के प्रति हित रहेगा, हर एक के प्रति कल्याण की भावना रहेगी, सह अस्तित्व की भावना रहेगी, तो निश्चित रूप से जो लिखा गया साहित्य है वो किसी भी साहित्यकार का हो, वो जीवंत रहेगा और सदैव प्रेरणाप्रद रहेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। डॉक्टर कनकलता जी को हमने साहित्य के विषय में जो हमारी दृष्टि है, हमारा सोचना है, उससे अवगत कराया है और वो जो कहना चाहे। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। मैं आज अपने पटल पर आपके बारे में, ऐसा नहीं कि मेरे बताए बगैर लोग आपको नहीं जानते हैं, सभी जानते हो, चित परिचित हैं आप। फिर भी मैं एक बार दोहराना चाहती हूँ कि जिन्हें कविवर अरुणेश मिश्रा जी कहा जाता है, वो व्यंग के और साहित्य के बीच में रहकर इतना सहयोग दे रहे हैं और लोग जन कल्याण की बात करते हैं। उनका जन्म जानना जरूरी है, तो लोग जब नहीं होते हैं तब सुनते हैं। आज मैं उस तरीके से जीवनी आपकी बताती हूँ, छोटी सी। धन्यवाद धन्यवाद। कि आपका जन्म 10 सितंबर 1957 में हुआ। आपके पिताजी स्वर्गीय श्री बालक राम मिश्र जी जो शिक्षक थे, माताजी का नाम मुझे नहीं पता, मैं अनभिज्ञ हूँ उससे, तो उसे आप स्वयं बता दीजिए। शिक्षा आपकी, क्योंकि आपके पिताजी शिक्षक, हमारे पिताजी का नाम किशोरी लाल जी है और आपकी माता का नाम। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और शिक्षा, क्योंकि पिताजी शिक्षक थे, तो ऐसे बालक का जीवन काल और उसकी शिक्षा दीक्षा उत्तरोत्तर ही होती है, तो और आपकी भी शिक्षा उच्च कोटि की रही। आप कानपुर विश्वविद्यालय से एमए हिंदी 1978 में प्रथम स्थान प्राप्त करके स्वर्ण पदक के विजेता बने और कारगिल का बलिदान बोला है, खंड का आपकी प्रकाशित पुस्तक है। आपकी साहित्यिक उपलब्धियां बोलता है, कारगिल का बलिदान बोलता है। हाँ, कारगिल का बलिदान बोलता है खंड काव्य आपकी प्रकाशित पुस्तक है। आपकी साहित्यिक उपलब्धियों हेतु आप विविध संस्थाओं द्वारा सम्मानित और पुरस्कृत हुए हैं। काव्य कला के साथ ही पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हैं। आप दैनिक, प्रतिदिन, साप्ताहिक
व्योम जगत, तरुण क्रांति और आदि पत्र पत्रिकाओं का संपादन और कॉलम लेख किया। इसके साथ साथ आपने अनेक अनियतकालीन पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। आदरणीय, आप जी मूलतः शिक्षक हैं। इस भूमिका का निर्वहन करते हुए सन 2000 ईस्वी में आयोग द्वारा प्रधानाचार्य के पद पर एनएसआई के इंटर कॉलेज जैलीपुर है उन्नाव में कार्यरत रहे। जैतीपुर जैतीपुर में आप उन्नाव में कार्यरत रहे। अवकाश प्राप्त पर संप्रति आपका निवास स्थान सीतापुर है। आपका खंड काव्य, चूंकि आप गिद्ध हैं और ये भी व्यंग कृति पतित से पावन हो गए, मुझे भी प्राप्त है आपके कर कमलों द्वारा। उसके लिए मैं आपको फिर से धन्यवाद देती हूँ। और इसी के साथ अब मेरा कार्य समाप्त हुआ और आपका कार्य शुरू होता है। आप अपने व्यंग्य द्वारा, आपकी कितनी अच्छी रचनाएं हैं, मैं तो पढ़ के दंग हो जाती हूँ। जब आपने कहा क्योंकि आप प्रसिद्ध हैं, आप प्रसिद्ध हैं क्योंकि आप गिद्ध हैं इसीलिए आप प्रसिद्ध हैं, कितनी बड़ी बात। और सबसे बड़ी पुस्तक का जो आपने नाम रखा कि पतित से पावन हो गए, तो एक छोटे से शब्द में कितनी बड़ी बात कही है आपने। मैं चाहती हूँ कि आप अपने मुखार बिंदु से अपने लेखन और अपनी साहित्य की तरफ जो आप सहयोग कर रहे हैं, जो आप में साहित्यकारों की टीम के बीच मुझे बैठाला और मैंने जो भी महसूस किया वहां, वो मैं कह सकती हूँ। लेकिन आपकी योग्यता और आपकी क्षमता अनंत है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने मुखार बिंदु से उसे दर्शाएं। स्वागत है दादा। आदरणीय डॉक्टर कनक लता जी का जो विनम्र भाव है और उन्होंने हमारे विषय में जो जानकारी प्रदान की है, हम उसके प्रति बहुत विनम्र भाव से आभार व्यक्त करते हैं। देखो, बिल्कुल सीधा सरल हिसाब है। वो 2 पंक्तियां हैं, अनायास याद आ रही हैं कि कविता हम नहीं लिखते हैं। ये जो व्यवस्था है, ये जो समाज है और सामाजिक लोगों की जो गतिविधियां हैं, चाहे उनसे हमारी सहमति हो या असहमति हो, वो हमको लिखने के लिए विवश करती है, बाध्य करती है। दूसरों की पीड़ा या वेदना अथवा आनंद, प्रसन्नता जब हम अकेले नहीं संभाल पाते हैं, तो हम सोचते हैं कि इसको संभालने के लिए श्रोताओं और पाठकों के बीच में प्रेषित करना बड़ा आवश्यक है। और कविता तभी जन्म लेती है, कोई लेख या निबंध, एकांकी या नाटक तभी जन्म लेता है कि हम नहीं सह पा रहे हैं कि हमारे अंदर की प्रसन्नता कितनी है। हम नहीं सह पा रहे हैं कि हमारे अंदर की वेदना और पीड़ा जो है वो कितनी। हम अक्षम, और जब हम अक्षम पाते हैं अपने को, तो हम दूसरों तरफ उड़ेलते रहते हैं कि इस आनंद को आप भी प्राप्त करें, इस दुख से आप भी अभिभूत हो, जिससे ये दया, करुणा, सहयोग, सह अस्तित्व की जो भावनाएं हैं वो समाज में उद्दीप्त रहे, संवेदित रहे और एक दूसरे का साथ देने के लिए लोग तत्पर रहे। कविता का, लेखन का यही उद्देश्य है। आप देखिए कि आपने हमारी बड़ी पुरानी कविता है उसको उद्धृत किया यहाँ पर, हम एक इंसान हैं इसलिए परेशान, क्योंकि आप गिद्ध हैं इसलिए प्रसिद्ध। केवल 2 पंक्तियों की कविता है और ये कविता हमने सन
82 में लिखी थी, 1982 में लिखी थी। लोगों ने कहा कि इस कविता को और आगे बढ़ाओ और आगे बढ़ाओ, तो हमने कहा आगे बढ़ाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि ये कविता स्वयं में एक महाकाव्य है। वो पूरी व्यवस्था को अपने में व्यक्त कर रही है रचना। हम एक इंसान हैं इसलिए परेशान हैं, चूंकि आप गिद्ध हैं इसलिए प्रसिद्ध इसीलिए हैं। बहुत सुंदर। भाई आप लोग देखते हो कि प्रेस वार्ताएं होती है, अधिकारी लोग प्रेस वार्ता करते हैं, नेता लोग प्रेस वार्ता करते हैं, पक्ष के हों या विपक्ष के हों। तो आप सोचते हैं ये प्रेस वार्ताएं क्यों होती, इसका आखिर उद्देश्य क्या है? आप सब लोग भी सुनते होंगे लोगों की प्रेस वार्ताएं, उसके निष्कर्ष विभिन्न चैनलों पर, समाचार पत्रों में। बेटे ने पूछा ये प्रेस वार्ता क्या होती, बेटे ने पूछा ये प्रेस वार्ता क्या होती है। हमने उत्तर दिया जो काम हम कर नहीं पाते उसे किया हुआ बताते और आने वाले दिनों में जो कर नहीं पाते हैं उसे शीघ्र ही पूरा होने का शोर मचाते हैं। यही प्रेस वार्ता या प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो झूठ बोलने का सच्चा लाइसेंस, जो झूठ बोलने का सच्चा लाइसेंस। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लगा, बहुत। देखिए परिभाषाएं बदल गई। वो अज्ञेय जी ने लिखा कि मानते मानते जो है वो कलई छूट जाती है बर्तनों की, तो शब्दों के अर्थ बदल गए। अब जब अर्थ बदल गए हैं तो व्यक्तियों के अर्थ बदल गए। हमने उनको बड़ा आदमी कहा, हमने उनको बड़ा आदमी कहा जिनके संरक्षण में बिक रहे हैं ऊंचे दाम पर सिलेंडर, दवाएं, इंजेक्शन, आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी, बढ़ रही महामारी, जो हैं असामयिक मौतों के जिम्मेदार वही हैं अव्यवस्था के रथ पर सवार, वही है अव्यवस्था के रथ पर सवार। व्यवस्था की चले तलवार तभी होगा सुधार। हमने उनको बड़ा आदमी कहा जिन्होंने संकट के समय अपने फोन बंद कर दिए। हमने उनको बड़ा आदमी कहा जिन्होंने संकट के समय अपने फोन बंद कर लिए, जिनकी गाड़ियां कीचड़ और धूल फेंकती निकल गईं, जिनकी गाड़ियां हम पर कीचड़ और धूल फेंकती निकल गईं, जो हमारे नाम पर मिली निधियों को पीकर जी गए, जो हम ही से रिश्वत लेकर ऑफिस में ही दारू मंगाकर पी गए। हम स्वार्थांध लोगों को कहते रहे बड़ा आदमी, हम स्वार्थांध लोगों को कहते रहे बड़ा आदमी, आदरणीय, पहनाते रहे फूल माला। ऐसे ही लोगों ने कर दिया पूरे समाज का हलाला, ऐसे ही लोगों ने कर दिया पूरे समाज का हलाला। ये समाज का जो चित्र है उसे व्यक्त करने का हमने प्रयास किया है। ये हमारी रचनाएं जो है वो प्रकाशित भी है। हमारा जो व्यंग का काव्य संग्रह है चूंकि आप गिद्ध हैं उसमें प्रकाशित भी हमारी रचना है। झूठ ने कहा जो भी हमारी शरण में आया वो कुर्सी पर ही रहा। झूठ ने कहा जो भी हमारी शरण में आया वो कुर्सी पर ही रहा, लेकिन जैसे ही कम झूठ बोला उतर गया उसका कुर्सी से चोला। झूठ ने कहा जो भी हमारी शरण में आया वो कुर्सी पर ही रहा, लेकिन जैसे ही कम झूठ बोला उतर गया उसका कुर्सी से चोला। जो धकाधक झूठ बोलते हैं, भकाभक लिबास में रहते हैं, सत्य बोलने वाले उन्हीं से ठोकरें खाते हैं। जो धकाधक झूठ बोलते हैं, भकाभक लिबास में रहते हैं, सत्य बोलने वाले उन्हीं से ठोकरें खाते हैं। ये हमें इतिहास के पन्ने बताते हैं, ये हमें इतिहास के पन्ने बताते हैं। झूठ सत्य के फ्लेवर में बिक रहा है।
झूठ सत्य के फ्लेवर में बिक रहा है, बेचने वाला ही कुर्सी पर टिक रहा है। झूठ सत्य के फ्लेवर में बिक रहा है, बेचने वाला ही कुर्सी पर टिक रहा है। हम जब तक बोलते रहेंगे झूठ, तब तक हरियाते रहेंगे झूठ। हम जब तक बोलते रहेंगे झूठ, हरियाते रहेंगे झूठ। सच बोलना जरूरी है, झूठ बोलना तो कायरों की मजबूरी है। सच बोलना जरूरी है, झूठ बोलना तो कायरों की मजबूरी है, कायरों की मजबूरी। ये हमने 2 व्यंग्य रचनाएं आपको सुनाई। हमारे जो श्रोतागण हैं, जो दर्शक गण हैं, हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि व्यंग्य के संबंध में जो उनके अंदर भ्रम की स्थिति अगर है, वैसे तो वे सब सुधी हैं, विद्वान हैं, विचारशील लोग हैं, लेकिन कोई अगर प्रश्न बनता है अथवा हमारी रचनाओं के संबंध में कोई प्रेक्षा है, कोई जिज्ञासा है, तो वो पूछ सकते हैं। देखिए, बिल्कुल चाहे आज से 50 वर्ष पहले का समझ लीजिए, चाहे आज का समझ लीजिए, जो हो रहा है पहली बार हो रहा है। जो हो रहा है पहली बार हो रहा है, ऐतिहासिक हो रहा है, इसके पहले कोई नहीं कर पाए। जो हो रहा है पहली बार हो रहा है, ऐतिहासिक हो रहा है, इसके पहले कोई नहीं कर पाया। इस धुन को कथित समझदारों ने गाया, इस धुन को कथित समझदारों ने गाया। हमने भी इसी उपलब्धि का शोर मचाया। ऐतिहासिक पहली बार आंखों के सामने इस युग में भी राम राज आया। आंखों के सामने इस युग में भी राम राज आया। पहली बार जहां न नियम, न कानून, न दुराचार, न भ्रष्टाचार, नाम बदलकर हमने इसी को कह दिया सदाचार, शिष्टाचार। नाम बदलकर इसी को हमने कह दिया सदाचार, शिष्टाचार। ये बिल्कुल समाज का जो दृश्य है, जो विद्रूपता है, उसे व्यक्त करने का प्रयास किया है। और ये हमारी नहीं, अधिसंख्य लोगों की पीड़ा है। कुछ लोग कह पाते हैं, कुछ लोग नहीं कह पाते हैं। जिसकी ऊपरी आय है, आप व्यंग देखिए, आनंद लीजिए उसका, और उसकी सूक्ष्मता में जब आप प्रवेश करेंगे तो आनंद आपका और फ्राई हो जाए। जिसकी ऊपरी आय है, उसके लिए महत्वपूर्ण न सुअर है न गाय है। जिसकी ऊपरी आय है, उसके लिए महत्वपूर्ण न सुअर है न गाय है, उसी के लिए सुरा है, सुंदरी है, अपराधों की छूट है, मारामारी है, लूट है, संविधान है, उसी की आन है, बान है, शान है। आम जनता तो नादान है। फिर से देखिए इसको, जिसकी ऊपरी आय है, उसके लिए महत्वपूर्ण न सुअर है न गाय है, उसी के लिए सुरा है, सुंदरी है, अपराधों की छूट है, मारामारी है, लूट है, संविधान है, उसी की आन है, बान है, शान है। आम जनता तो नादान है। आम जनता तो नादान है। संत हो, नेता, अभिनेता या दलाल, यही है देश में आल इन आल, यही है देश में आल इन आल। वास्तव में जो लोग उत्कर्ष देखिए, वास्तव में जो लोग स्वार्थ में संलग्न, दैहिक, दैविक और भौतिक आनंद में मग्न, वास्तव में जो लोग स्वार्थ में संलग्न, दैहिक, दैविक और भौतिक आनंद में मग्न, आचरण से भग्न, कर्मों से नग्न, चरित्र से दिगंबर है। वास्तव में जो लोग स्वार्थ में संलग्न, दैहिक, दैविक और भौतिक आनंद में मग्न, आचरण से भग्न,
कर्मों से नग्न, चरित्र से दिगंबर हैं, न नर हैं न नारी हैं न किन्नर हैं, समय के पैगंबर। न नर हैं न नारी हैं न किन्नर हैं, समय के पैगंबर हैं। वास्तव में न हया है न शर्म है, इन्हें छू मत लेना। वास्तव में न हया है न शर्म है, इन्हें छू मत लेना। यहाँ चाय से ज्यादा केतली गरम है, यहाँ चाय से ज्यादा केतली गरम है, यहाँ चाय से ज्यादा केतली गरम है। एक छोटा सा टाइटल, केतली गरम है, और इतनी बड़ी बात सामने रख दी आपने। इसी तरीके से मैं ये पेज मैं पढ़ रही थी अभी थोड़ी देर पहले ही, जब मैं आपके विषय में जान रही थी पूरी तरह से, लिख रही थी। एक आपने लोकतंत्र पर भी लिखा कि लोकतंत्र एक सर्कस है। क्या बात है। तो वही मैं कहती हूँ कि जो सत्य कह सकता है निडर होके, बात तो वही है। जो सिर्फ पढ़कर कहे और सुनकर बहे, उसे तो हम ना सहें। तो बात वही है दादा। भाई देखो, कहना जो है वो साहस का काम है, और सुनना और अधिक साहस का काम है। और सुनकर के उससे कुछ प्रेरित होकर नए साहित्य का सृजन लिखना, ये वास्तव में यही हम चाहते हैं और यही हमारे लेखन का उद्देश्य है। बिल्कुल सही कहा आपने। आपने और भी एक लिखा था इसी में, हमने पहचान ही मिटा दी। बढ़िया, हमने पहचान बढ़िया ही मिटा दी। बहुत बढ़िया लगी मुझे कि जब से जनखे हैं कहे जाने लगे किन्नर, जाने क्या क्या करके लिखा है आपने। मैं क्या आपके मुखार बिंदु से ज्यादा अच्छा लगेगा। बिल्कुल तो, बिल्कुल सुनाते बिल्कुल सुनाते। बड़ी मशहूर कविता है जी। संभवतः बाल स्वरूप राही की है रचना वो। यदि होता किन्नर नरेश में राजमहल में रहता, राजमहल में से, या निरंकार देव सेवक की है, दो में से किसी एक की है। बाल स्वरूप राही की हो या निरंकार देव सेवक की, इस समय सुनिश्चित रूप से नहीं ध्यान आ रहा है। जब से जनखे कहे जाने लगे किन्नर, उन्हें राजमहल में रहने और सोने के सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिल गया। जब से जनखे कहे जाने लगे किन्नर, उन्हें राजमहल में रहने और सोने के सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिल गया। इसी तरह जब से भारत को कहा जाने लगा इंडिया, तब से भारत बस गया गांवों में और महानगरों में बसा हुआ इंडिया तरह तरह के कर रहा है डांस, अभिनय, रील, डांडिया। अभिनय, डांडिया, देखिए आप कि कितनी सूक्ष्मता के साथ बात को कहने का प्रयास किया है, कितना हम सफल हो पाए हैं, कितना नहीं हुए हैं। इसी तरह जब से भारत को कहा जाने लगा इंडिया, तब से भारत बस गया महानगरों में, गांवों में और महानगरों में बसा हुआ। भारत को कहा जाने लगा इंडिया, तब से भारत बस गया गांवों में और महानगरों में बसा हुआ इंडिया तरह तरह के कर रहा है डांस, अभिनय, डांडिया। स्पंदनहीन अंग, वंदनहीन कल्पनाएं, विवेकहीन योजनाएं, विकल्पहीन यातनाएं, इन सब के आगे जनमानस हिल गया। बिल्कुल जो दृश्य है आंखों के सामने पूरा का पूरा घूम जाता है। घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, व्यक्ति रील बनाने लगता है, लेकिन मदद करने के लिए कोई सामने नहीं आता। आदमी कोई नदी में डूब रहा है, तालाब में डूब रहा है, तो लोग दर्शक की तरीके से रील बनाने लगते हैं, उसको बचाने के लिए कोई नहीं आता। ये स्थितियां हो गई हैं। स्पंदनहीन अंग, वंदनहीन कल्पनाएं, विवेकहीन योजनाएं, विकल्पहीन यातनाएं, इन सब के आगे जनमानस हिल गया। अब तो सही शब्दों के प्रयोग का समय आ गया है। अब तो सही शब्दों के प्रयोग का समय आ गया है।
जो जैसा जो है जैसा उसे वैसा ही कहो, किसी की स्वार्थवश प्रशस्ति में न बहो। ना जो बने। जैसा है उसे वैसा ही कहो, किसी की प्रशस्ति में स्वार्थवश न बहो। अक्षर अजर हैं, अमर हैं, हम ये समय के राज मुकुट नश्वर है। अक्षर अजर हैं, अमर हैं, हम ये समय के राज मुकुट नश्वर हैं। शब्द सदैव से ही मानवता के श्रृंगार हैं। शब्दों का अन्यथा प्रयोग करना ही चारणों अहंकारियों के विकार हैं। शब्दों का अन्यथा प्रयोग करना ही चारणों अहंकारियों के विकार हैं। साहित्यकारों के लिए ये रचना विशेष महत्व रखती है, हमारे स्वयं के लिए विशेष महत्व रखती है। जब हम कभी किसी की प्रशस्ति में कुछ लिखने का मन बनता है या कोई कहता है कि भाई लिख दो, 4 लाइन इन पर लिख दो, ये आ रहे हैं, सम्मानित हैं, ये है वो है, तो हम इन अपनी पंक्तियों को पढ़ लिया करते हैं और ये पंक्तियां हमें दिशा निर्देशित करती हैं, प्रेरित करती हैं कि ऐसा मत करो, किसी की स्वार्थवश प्रशस्ति में न बहो। अक्षर अजर अमर है, ये समय के राजमुकुट नश्वर है। अक्षर अजर अमर हैं, ये समय के राजमुकुट नश्वर हैं। शब्द सदैव से ही मानवता के श्रृंगार हैं। शब्दों का अन्यथा प्रयोग करना ही चारणों अहंकारियों के विकार हैं। चारणों अहंकारियों के विकार। धन्यवाद कनकलता जी, आपने हमसे कहा कि ये वाली रचना सुनाइए, तो हमने आप की रुचि की बहुत रचना सुंदर दादा। सुनाई। आपके आपके एक एक शब्द मुखरित होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़े। एक छोटा सा शब्द है और उसकी टिप्पणी, उसका विश्लेषण इतना बड़ा हो जाता है। और उसी में मैंने तभी कहा था कि आपकी दृष्टिकोण जो है दूरदृष्टिता रखती है। बहुत अच्छा लगता है आपको पढ़ के, आपके शब्दों को सुन के, आपकी पुस्तक देख के। बहुत सारी चीजें, तभी मैंने वो मुक्तक लिखा था जो अभी अभी जल्दी ही 2-4 दिन के पहले लिखा कि गमले में बरगद का बात करते हैं, हाँ, गमले में उगे हुए लोग। तो बात वही है सही। दादा। आपने कानून के बारे में लिखा, बहस के बारे में लिखा, तो क्या इतना नहीं, क्योंकि बिना तजुर्बे के, बिना दृष्टिगत हुए वो चीज कैसे लिखी जा सकती है। ये रचनाएं ऐसी नहीं है कि हम किसी 4 पुस्तकों को पढ़ लें और फिर उसके बाद लिख लें। ये तो तजुर्बा है, जो दिख रहा है वही तो आप लिख रहे हैं। भाई, जो बिना अनुभूति के कोई भवभूति नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा आपने, कोई बिल्कुल सही सोचे कहा। कोई सोचे कि हम साहित्य के क्षेत्र में भवभूति हो जाएं और बिना अनुभूति के हो जाएं, तो ये संभव नहीं। वो नहीं। दुष्यंत कुमार की एक शेर है, जिसे मैं ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गजल आपको सुनाता हूँ। तो यहाँ वही है, जो हम ओढ़ते हैं और बिछाते हैं वही लिखते हैं। पुस्तकों की देख लीजिए दादा, रचनाकार कितनी पुस्तकें छपा रहे हैं, उनकी दशा देखिए। जो आपने लिखा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो पढ़ के। पुस्तकों की दशा क्या है, अधिकांश पुस्तकालयों में मर रही हैं, हैं? तो सही। वो शोरूम में क्या रखा है, पुस्तकें सड़क पे बिक रही हैं। बहुत सारी चीजें ये दृष्टिगत हो रही हैं, जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए, जिनके लिए लिखा जा रहा है। लिखा क्या जा रहा है, क्या पढ़े और क्या सीखे, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपकी रचना तो बड़ा अच्छा कहती है कि पुस्तकें आराम कर रही हैं। ये तो है आपने ही भाई। लिखा है पुस्तकें आराम कर रही हैं, अधिकांश पुस्तकालयों में मर रही हैं। कुछ रचनाकार ने प्रकाशित कर मित्रों में वितरित कर दी, मित्रों ने उल्टा पलटा गेटअप सेटअप देखकर। तो बात वही है। अब इसके लिए क्या पुस्तक छपवाई जाए, आपने तो और सारा और का और सारा यही उसमें। और यही स्थिति पूरे देश में है। जी। हम तो ये देखते हैं, लोगों ने 20, 40, 45 किताबें उनकी प्रकाशित हो गई हैं
और सिवाय अपने इष्ट मित्रों के वितरण के अलावा कोई काम नहीं है। केवल उसका कोई मूल्यांकन। हाँ, मतलब दो दो लिखो रचना, लेकिन उससे एक शिनाख्त होनी चाहिए, उससे एक पहचान होनी चाहिए। आप ये देखिए, एक सुनिए कविता भाई। अगर अगर किसी को कोई जिज्ञासा हो, कोई कुछ प्रेक्षा का उत्सुक हो, तो वो भी कहा जा सकता है। उस मैं पर भी। कमेंट शो नहीं कर पा रही हूँ दादा, क्योंकि इसमें अच्छा। शो करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। तो मैं देख पा रही हूँ, लेकिन पूरी तरह से नहीं देख पा रही हूँ। बहुत छोटा सा उसके ऊपर एक वो लग के आ रहा, बैंड लग के आ रहा है। मतलब आप इसे अच्छा। दिखा नहीं सकते। अब वो पेमेंट चाहिए, जब पेमेंट दिया जाएगा तब वो दिखाने देगा। तो देखिए, अच्छा। ये ये भी ये भी निर्धारित कर दिया गया है कि आप सबकी बातें सब तक ना पहुंचा पाए, सुने और हाँ, तो चुपचाप ये रह तो जाए, है ना? तो ये तो दशा कर दी गई है वो मीडिया और बाकी सारी चीजों की। वो हमारे गुरु जी है प्रोफेसर विद्यासागर वर्मा। अब तो जी। नहीं है, हमको पढ़ाया है उन्होंने। वो नई विधा के बहुत श्रेष्ठ रचनाकार थे। उनकी 1969 में कोहरे के पांव काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था। तो दो पंक्तियां उनकी याद आ रही हैं। आपने जो बात कही उस संदर्भ में कि धूप अंधेरा भूमि से नभ तक तना है, रोशनी का नाम तक लेना मना है। धूप अंधेरा भूमि से नभ तक तना है, रोशनी का नाम तक लेना मना है। तो वही बात है कि वाणी बहुत दूर तक न जा पाए, क्योंकि ये विचारधाराओं का संसार है। विचारधाराओं के ऊपर प्रेरणाएं चलती हैं, समाज चलता है। तो देखिए। बात वही है दादा। इसमें आपकी एक रचना मैंने और देखी है कि सत्ता धन है और धान्य है। तो यहाँ धन हाँ, अर्पण कीजिए और आप सो कर सकते हैं। और तो सामने ये वाला तो अगर पूछने की हिम्मत रखे तो पूछ सकता है, नहीं तो वो भी चुपचाप सुन के चला जाएगा। अच्छा है, बढ़िया है, वाह वाह है, बस हाँ, तो इतना यही ही है। शब्द मिलता है। इतना ही शब्द मिलता है, लाजवाब है। सही। तो इसी के लिए एक आपकी कुछ। एक रचना और सुनाते हैं। जी दादा, स्वागत है आपका। हाँ, एक और सुनिए। ये मत कहो देश जल रहा है। कविता यद्यपि पुरानी है, लेकिन कविता कभी पुरानी नहीं होती है। नहीं होती। वो और ज्यादा अपनी अर्थवत्ता आने वाले समय में प्रस्तुत करती चली जाती है। ये मत कहो देश जल रहा है। ये मत कहो देश जल रहा है, देश जलाया जा रहा है। कहीं राग दरबारी, कहीं राग मल्हार गाया जा रहा है। ये मत कहो देश जल रहा है, देश जलाया जा रहा है। कहीं राग दरबारी, कहीं राग मल्हार गाया जा रहा है। श्री रामचरित मानस को नहीं, जनमानस को जलाया जा रहा है। श्री रामचरित मानस को नहीं, जनमानस को जनमानस जलाया को। जा रहा है। कोई लोकतंत्र बचाने में लगा है, कोई लोकतंत्र का सगा है। कोई शोकगीत गाता है, कोई लोकगीत में फंसा है। फिलहाल जो भी हो, आम आदमी गहनतम समस्याओं में धंसा है। फिलहाल जो भी हो, आम आदमी गहनतम समस्याओं में धंसा है। अब केवल जो बड़े बाप के बड़े बेटे हैं, अब केवल जो बड़े बाप के बड़े बेटे हैं, जब से जन्मे हैं तब से लेटे हैं। पूरे देश की 80% संपत्ति अपने में समेटे हैं। शेष बचे हैं मतदाता विशेष, यानी लोकतंत्र के अवशेष। अवशेष। अब केवल जो बड़े बाप के बड़े बेटे हैं, जब से जन्मे हैं तब से लेटे हैं। पूरे देश की 80% संपत्ति अपने में समेटे हैं। शेष बचे हैं मतदाता विशेष, यानी लोकतंत्र के अवशेष। यानी इन्हीं के लिए लोकतंत्र के इन्हीं अवशेष। के लिए इन्हीं के लिए सदन है, बहस है, पक्ष है, विपक्ष है, दल बदल है।
गठबंधन है, यानी आम जनता बैसाख नंदन है। इन्हीं के लिए सदन है, बहस है, पक्ष है, विपक्ष है, दल बदल है, गठबंधन है, यानी आम जनता बैसाख नंदन है, जिसकी भलाई के लिए राजनेता जी जान से जुटे हैं। फिर भी हम लूटे के लूटे हैं, फिर भी हम लूटे के लूटे। तो ये ये रचना आपकी जो है, तीक्ष्ण वाणी। ये हमारा जी जो दादा। ये व्यंग्य संग्रह है, पतित से पावन हो गए। हमसे तो लोगों ने पूछा कि मिश्र जी ये बताइए, इसका शीर्षक आपने हाँ, पतित से पावन हो गए क्यों रखा? कुछ क्यों? समझ में नहीं आ रहा। मैं वहां उपस्थित थी। तो हम मैं वहां उपस्थित थी दादा। मैं वहां उपस्थित तो, थी। तो हमने कहा पतित थे, अब मनोनयन हाँ, हो गया या निर्वाचन हो गया तो पावन हो गए। तो पावन हो पावन गए। होने की एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है अपने देश में, कि जाने कितने पतित जो है वो पावन होते हुए चले जा रहे हैं। अब कुत्ते पूंछ नहीं हिलाते, वो कार या गोदी में शोभायमान है। अब कुत्ते पूंछ नहीं हिलाते, वो कार या गोदी में शोभायमान है। अब शेर पूंछ हिलाते हैं, जो अपने को राजा कहलाने के लिए परेशान है। अब कुत्ते पूंछ नहीं हिलाते, वो कार या गोदी में शोभायमान है। अब शेर पूंछ हिलाते हैं, जो अपने को राजा कहलाने के लिए परेशान है। हमने शेर से पूछा, आप शेर होकर पूंछ हिला रहे हो? हमने शेर से पूछा, आप शेर होकर पूंछ हिला रहे हो, अपने शिकार का टुकड़ा दूसरों को खिला रहे हो? शेर ने उत्तर दिया, शेर ने उत्तर दिया, हम एक ही जंगल के शेर हैं, जिसमें समय असमय के उलटफेर है। शेर ने उत्तर दिया, हम एक ही जंगल के शेर हैं, जिसमें समय असमय के उलटफेर है, लेकिन जो सभी जंगलों के राजा हैं, हम उन्हीं के बाजा हैं। लेकिन जो सभी जंगलों के राजा हैं, हम उन्हीं के बाजा हैं। वो जिस तरह चाहेंगे हमें बजाएंगे, तभी हम अपने जंगल के राजा कहलाएंगे। इसलिए शेर बनने के लिए जरूरी है पूंछ हिलाना, हमारी मजबूरी है, पूंछ हिलाना हमारी मजबूरी है। ये बिल्कुल वर्तमान जो स्थिति है उस राजनीतिक पे और खरी उतरती है। आधिकारिक, उसका, उस पर खरी उतरती है। हाँ, उसका जो चित्रण है वो करने का प्रयास किया गया है। खरी उतरती है दादा। बहुत सुंदर रचनाएं होती हैं आपकी। और अरे आज ये मैं आपका पहले तो मैं विनम्र पढ़ भाव चुकी है। थी। मैं पहले पढ़ चुकी थी, लेकिन हाँ, मैं इसे लेके बैठी थी और इसी से मैंने आपके बारे में पढ़ा। और रचनाएं दोनों मैं इन्हीं में से देख रही थी। मैंने कहा आज आपसे सुनूंगी तो एक बार फिर से वही चीज सामने आ जाएगी, जो उस समय उस ऑडिटोरियम में हुई थी जहां आपने प्रोग्राम करवाया था। तो ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। वहां मैंने देखा ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो सिर्फ माइक पकड़ के पढ़ने आया था। वहां जितने भी लोग थे साहित्यकार थे। वहां जितने भी लोग थे साहित्यकार थे। साहित्यकार ढूंढने पड़ रहे हैं और कवि बिखरे पड़े हैं। जहां देखो सब कवि हैं, कविताएं नहीं कहाँ नहीं हैं? नहीं, इसमें इसमें देखो, हर एक की रुचि के विषय भिन्न भिन्न होते हैं। जी जी। और सब अपनी रुचि के अनुसार लिखते हैं। हम तो हर एक का सम्मान करते हैं, हर एक की प्रतिष्ठा है। कुछ जरूरी थोड़ी ना है कि सब हमारी ही तरीके से लिखे। भाई, किसी को जलेबी पसंद है, किसी को बर्फी पसंद है, किसी को गुड़ पसंद है, किसी को गन्ने का रस पसंद है, किसी को काला जाम पसंद है, किसी को छेना पसंद है। तो मीठे सब हैं, लेकिन सबकी पसंद अलग अलग है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि दादा एक एक छोटा सा संदेश दीजिए कि एक कवि को क्या करना चाहिए, कवि की एक जिम्मेदारी क्या है। अपने शब्दों में इन्हें वर्णित कीजिएगा।
स्वागत है आपका। नहीं, ये तो बहुत स्पष्ट है, इसमें कोई मतभेद नहीं है और प्रत्येक साहित्यकार इस तथ्य को और इस कथ्य को अवश्य ही स्वीकार करेगा कि समाज के प्रति हमारा एक दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि कवि जो है वो ईश्वरीय है और ईश्वर के जो दायित्व हैं, जो कर्तव्य निर्वहन ईश्वर के हैं, वो एक साहित्यकार के हैं, वो एक कवि के हैं। संस्कृत के विद्वानों ने भी कहा, हिंदी के मनीषियों ने कहा है और निष्पक्ष कोई शब्द नहीं होता। शब्द होता है निष्पक्ष, लेकिन हमें तो प्रकृति के पक्ष में लिखना है, हमें प्राणियों और जीव जंतुओं के पक्ष में लिखना है, यानी कि जनहित में लिखना है हमको, जिससे हमारी ये प्राकृतिक संपदा बनी रहे, हमारी जनशक्ति बनी रहे और सह अस्तित्व की और मेल जोल की जो भावना है वो बलवती होती रहे। यही साहित्य का उद्देश्य है और हमारी जो राष्ट्रीय भावना है, हमारी जो सांस्कृतिक चेतना है, वो जीवंत रहे। ये प्रत्येक साहित्य का सृजन करने वाले साहित्यकारों का दायित्व है, चाहे वे कवि हों, लेखक हों, नाटककार हों अथवा अन्य रचना धर्मी हों। और ये केवल हिंदी साहित्य की ही बात नहीं, समस्त भारतीय भाषाओं के मूल में समन्वय की भावना है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है तो समन्वय स्थापित करना, यानी कि जो ऊंच नीच के भेदभाव है, जो भावना है उसे समाप्त करना और प्रत्येक को समरसता के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए अपनत्व के साथ हम रहें। यही हमारा लेखन का उद्देश्य है, यही हमारे साहित्य सृजन की भावना है। बहुत सुंदर आपकी जो रचनाएं हैं, जो व्यंग है, वास्तविक व्यंग इसी को कहा जाता है। तो व्यंग के द्वारा एक संदेश मिले, देश को एक राह प्रदर्शित की जाए, एक पथ प्रदर्शन मिले और उसमें हमें एक सुझाव, एक सांकेतिक सुझाव भी मिले। व्यंग तो वहीं पर है। तभी मैं आपको कहती हूँ, आपके साथ में किसी को ला नहीं पाती हूँ। बात यह है कि जिस तरह से नहीं, आप कह पाते हैं, जिस तरीके से आप इस बात को कह पाते हैं, जो आप लिखते हैं वो कह पाते हैं, वो स्पष्टवादी, आप स्पष्टवादी हैं। मुझे अच्छा लगता है। नहीं, नहीं, ये एक कभी कभी द्वंद की स्थिति आ जाती है और कभी कभी जो है वो विभ्रम की स्थिति आ जाती है हमारे साहित्यकारों के बीच में। उसे स्पष्ट कर देना बड़ा आवश्यक है कि साहित्य जो है वो राजनीति से संचालित नहीं है, साहित्य जी। से राजनीति संचालित। क्योंकि हाँ। साहित्य लोक कल्याण की बात करता है और जब साहित्य से राजनीति संचालित होगी तो वो लोक कल्याण की बात करेगी, वो फिर न जाति की बात करेगी, न धर्म की बात करेगी और न वो भेदभाव की बात करेगी, न प्रांतवाद की बात करेगी, न भाषावाद की बात करेगी। तो साहित्य से राजनीति का और समाज का संचालन होना चाहिए। भाई क्या है, शादियां होती हैं, जनेऊ होता है, विवाह होता है, चाहे हिंदुओं में होता हो, मुसलमानों में होता हो, सिखों में होता हो, ईसाइयों में होता हो, तो उसमें जो पढ़ा जाता है, चाहे उसको वेद मंत्र कहा जाए या मंत्र कहा जाए, जो पढ़ा जाता है तो वो क्या है तो साहित्य ही। भाई गीता क्या है, साहित्य ही तो है। श्री रामचरितमानस क्या है, साहित्य ही तो है। साहित्य ही से। अब उन्होंने साहित्य में लिख दिया श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी।
तो उन्होंने राजनीति को एक दिशा दी कि जिस राज्य में प्रजा को दुख प्राप्त होता है उस राजा को नरक की प्राप्ति होती है। तो सभी राजाओं को इस अवधानी के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने सचेत किया और दिशा दी। जी। तो इतनी समझ हमारे साहित्यकारों को होनी चाहिए कि हम जो लिखते हैं उससे धर्म और राजनीति के जो नियामक हैं वो प्रेरणा ले और उस रास्ते पर चले। भगवान कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो वो बांसुरी हिंदू मुसलमान नहीं करती, न सिख ईसाई करती। गायें चाहे काले रंग की हो, चाहे सफेद रंग की हो, चाहे भूरे रंग की हो, और हिरन चाहे किसी रंग के हो, बच्चे हो या किसी आयु वर्ग के हो, बांसुरी सुन करके वे मुग्ध हो जाते हैं। तो साहित्यकार हमारी रचना को सुनकर के बिना भेदभाव के अगर लोग मुग्ध होते हैं और प्रेरणा प्राप्त करते हैं और आनंदित होते हैं तो हमारा साहित्य सजन सार्थक है, अन्यथा उसका कोई औचित्य नहीं। बहुत सुंदर ये दादा, आपकी आज की ये वार्ता और आज की आपका जो एकल काव्य पाठ है वो सार्थक है। मैं देख पा रही हूँ बहुत से लोग जुड़े हैं। संस्था पटल के संस्थापक महोदय अभय सिंह अभय भी जुड़े हैं, भ्रमर जी जुड़े हैं और बहुत सारे लोग जुड़े हैं, लेकिन बस ये है कि उसको ऊपर करने में मंजू श्रीवास्तव जी जुड़ी हैं। और मैंने देखा बीच में आप पढ़ रहे थे तो मैंने देखा बहुत सारे लोग जुड़े। मैं सबको देख पा रही हूँ, पूरा उनका लिखा हुआ नहीं देख पा रही हूँ, तो इससे असमंजसता है। मैं बाद में सभी का नाम, सभी को उसका कमेंट का वो दूंगी। मैं उन सभी को धन्यवाद कहती हूँ जिन्होंने ये वार्ता सुनी है। यह विषय भाई आदित्य जो साहित्य हमारी साधना संस्थान के इस मंच पर हमको आमंत्रित किया आपने। हम डॉक्टर कनकलता जी का और समस्त दर्शकों और श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं, प्रणाम निवेदित करते हैं। वे इसी प्रकार साहित्य के प्रति अपनी रुचि बनाए रखें। जय हिंद, जय हिंदी, सादर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और इस संस्था पे आपका आना, संस्था के लिए सभी पदाधिकारियों की तरफ से आपको आपका आभार ज्ञापित करती हूँ मैं। फिर भी बहुत से लोग उपस्थित हैं, इनको हम बाद में देखते हैं और बाद में इनका धन्यवाद देंगे, आभार ज्ञापित करेंगे। फिलहाल जिनको हम नहीं कह पा रहे, नहीं सुन पा रहे, उन सब के लिए मैं अपनी तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से उपस्थित रचनाकार मित्रों का आभार ज्ञापित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। और दादा का नेट भी शायद डिस्टर्ब हो गया था इसलिए वो चले गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।